बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। ये खबर वो है जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया कि उनके देश ने पहली वैक्सीन बना ली है, यानी कि पहला टीका तैयार कर लिया गया है। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए पुतिन ने अपनी बेटी को पहला टीका लगवा भी दिया है, ये उनका दावा है। और माना यही जा रहा है कि आम लोगों के लिए ये टीका जनवरी से मुहैया हो जाएगा, यानी कि पूरे विश्व के लिए ये एक बेहद राहत भरी खबर, क्योंकि रूस ने पहली वैक्सीन तैयार की है और ये दावा खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया है। हमारे संवाददाता आशुतोष इस पर जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। आशुतोष, अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर, और ये इसलिए बहुत अहम हो जाती है कि दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स व्लादिमीर पुतिन, जो रूस के राष्ट्रपति हैं, अगर वो अपनी बेटी को ये टीका लगवा रहे हैं तो यहीं से इसकी अहमियत समझी जा सकती है कि कितना ज्यादा आश्वस्त और भरोसेमंद है रूस इस टीके को लेकर। और 20 से ज्यादा देश मीनाक्षी, आपको पता है कि ये लगातार वैक्सीन का ट्रायल कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी रूस को मिली है। दरअसल रशियन जो हेल्थ मिनिस्टर है मिखाइल मुरस्को, उन्होंने जुलाई में ही कह दिया था कि जल्दी ही हम इस पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये कामयाबी तब मिली जब राष्ट्रपति पुतिन की जो बेटी है उनको बुखार आया और उन्हें ये जो टीका है वो दिया गया। ये टीका जो है वहीं के इंस्टीट्यूट ने तैयार किया गया, वहीं पर तैयार किया गया है, और जैसे उन्हें वो टीका दिया गया जो कि गमालिया इंस्टीट्यूट ने बनाया है, तो बुखार उनके तुरंत चले गए, सिम्टम चले गए। उसके बाद उसे तुरंत रशियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिया गया है, और अभी जो जानकारी मिल रही है कि सबसे पहले वहां हेल्थ वर्कर्स को दिया जाएगा और मास प्रोडक्शन इसका शुरू होगा, क्योंकि वहां पर जो स्वास्थ्य कर्मी है उन्हें दिया जाएगा। जनवरी से जो संभावना फिलहाल रशिया से बताई जा रही है, जनवरी से शायद पूरे विश्व के लिए टीका तैयार हो, और जिस खबर का इंतजार हम कर रहे थे दुनिया में, वो खबर सामने है, और हो सकता है अगले 2 से 3 महीनों में ये टीका हर जगह मौजूद है। आशुतोष, ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में, क्योंकि पूरी दुनिया इस इंतजार में थी कि आखिर कैसे इस महामारी संक्रमण से निजात मिले, और उसका जवाब यही था कि जिस दिन हमारे पास इलाज होगा, मानव जाति के पास इलाज होगा, उस दिन दुनिया वापस अपनी रफ्तार पर लौट पाएगी। बड़ा सवाल ये कैसे बाकी दुनिया इस पर रिस्पॉन्ड कर रही है, WHO ने क्या कहा है, वर्ल्ड कम्युनिटीज कैसे इसको देख रही है? दरअसल सबके लिए चौंकाने की बात है, क्योंकि हर कोई देश, और उसमें ज्यादातर ऐसे देश हैं जो तीसरे फेज के ट्रायल में थे। तीसरे फेज का ट्रायल अपने आप में बहुत बड़ा होता है। ऐसे में रशिया की ओर से ये किया गया दावा WHO को भी चौंकाने वाले होगा। हालांकि आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत भी इसके लिए तैयारियां कर रहा था। ट्रायल के साथ साथ हम सबसे ज्यादा जो जोर दिया जा रहा था वो मास प्रोडक्शन और इसके डिस्ट्रीब्यूशन पर, कि वो कौन सी एजेंसीज होंगी जो इसके प्रोडक्शन को बढ़ाएंगी, क्योंकि जैसे ही आपको केमिकल कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, कॉम्पोजिशन मिलता है कि इससे ये वैक्सीन बनेगी, हम वो अपने यहाँ बना सकते हैं। उसके बाद उस पर जोर दिया जाएगा कि कैसे ये गांव से लेकर शहरों तक हर जगह पहुंचे, और शायद इसीलिए आपको अगर ये भी याद हो कि चर्चा हो रही थी कि अगर यूएस में ये $3 का मिलेगा तो भारत जैसे देशों में लगभग 250 से 300 रुपए में मुहैया कराई जाएगी। तो जोर बाकी देश अब जाहिर इस पर तैयारियां करेंगे कि कैसे रशिया से वो तकनीक हासिल की जाए, उस कंपोजिशन को यहाँ बनाया जाए और मास डिस्ट्रीब्यूशन हो। लेकिन फिलहाल WHO भी इस पर हैरत में है, और जाहिर है WHO को भी इसको अपनी मंजूरी देनी होगी। लेकिन आशुतोष, एक बात ध्यान में रखनी होगी, जिस तरीके से WHO ने स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए हैं किसी भी वैक्सीन को लेकर कि उसको तमाम प्रक्रिया से गुजरना होगा, क्लिनिकल ट्रायल से गुजरना होगा, क्या रूस उन मापदंडों पर सही उतरेगा, खरा उतरेगा? क्या सिर्फ वैक्सीन अपनी बेटी को देकर पुतिन ये जताना चाहते हैं कि हाँ, हमने वो सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं और ये वैक्सीन पूरे विश्व के लिए जनवरी तक उपलब्ध हो जाएगी? नेहा, दरअसल जुलाई में ही रशिया जो है तीसरे फेज का ट्रायल कर चुका था। वो तीसरे फेज के ट्रायल में था, और 1 अगस्त को ही, जहां तक मुझे याद है, वहां के जो हेल्थ मिनिस्टर है मिखाइल मुरस्को, उन्होंने ये भी कहा था कि क्लिनिकल ट्रायल अब पूरा हो चुका है और इसका मास प्रोडक्शन शुरू होगा। जाहिर है जो WHO की गाइडलाइंस है अपने देश में, तो उन्हें उसको कोई रोक नहीं सकता इस वैक्सीन को आगे बढ़ाने से, लेकिन अगर ये दुनिया भर के लिए जाना है और इसे WHO से प्रमाणित करना है, तो जाहिर है ये टीका WHO को भी भेजा जाएगा, और अब तक WHO की टीम इसको स्टडी करना शुरू कर भी चुकी होगी, क्योंकि इतनी बड़ी खबर है। हम समझ सकते हैं कि जिस तरह लाखों करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं, अपने आप में कोई भी एजेंसी इससे दूर नहीं रहेगी, और अब पूरी दुनिया की नजर इस समय मॉस्को पर है। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी खबर है आशुतोष। और ऐसे में जो रिसर्च अब तक हम पढ़ते आ रहे थे उसमें ये बात आशुतोष साफ हो गई थी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जिस तरह से काम कर रहा था, या फिर अमेरिका जिस तरह से काम कर रहा था दवा को, वैक्सीन को बनाने के मद्देनजर, इस बीच रशिया के बारे में बस इतना कहा जा रहा था कि बड़ा लुकछुप तरीके से, बड़ा गुपचुप तरीके से रशिया जो है वो काम कर रहा है वैक्सीन बनाने की तरफ। लेकिन उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि बहुत संभव रशिया ही वो देश होगा
जहां पर वैक्सीन सामने आ सकता है और बहुत ही विश्वास सूत्रों के हवाले से यह बताया जा रहा था, और आज हमने देख लिया कि सबसे पहले रशिया ही सामने आया है और ये वैक्सीन अब दुनिया के सामने वो लाने के लिए पूरी तरह से तैयार। तो आपको बता दें कि रूस ने कोरोना की पहली वैक्सीन तैयार कर ली है। इस बार का दावा खुद राष्ट्रपति ने किया है। उन्होंने कहा है कि पहले जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स डिफाइन किए गए थे WHO की ओर से, उन सभी मापदंडों पर वो खरा उतरा है और बेटी को वैक्सीन का डोज भी दे दिया गया है और साथ ही मेडिकल वर्कर्स को भी ये दिया जाएगा और बड़े स्केल यानी कि बड़े लेवल पर इसका प्रोडक्शन किया जाएगा ताकि जनवरी तक ये पूरे विश्व में उपलब्ध हो सके। श्वेता। बिल्कुल, और अगर हम देश की आप बात करें, क्योंकि एक तरफ वैक्सीन तो आ चुका है, ये बहुत ही अच्छी खबर है, पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छी खबर है, खुशखबरी है, इससे बड़ी खबर हो नहीं सकती क्योंकि लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था वैक्सीन का। लेकिन इस बीच हमारे देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 22 लाख के पार हो गई है और ये आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब तो रोजाना की अगर हम बात करें तो 50,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। नेहा, बिल्कुल, और कोरोना की वजह से ये बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री ने दरअसल आज उन राज्यों के साथ बैठक की जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। मीनाक्षी, और ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक का मकसद दरअसल ये था कि वहां के हालात को जानकर आगे की किस तरह की रणनीति होनी चाहिए उस पर चर्चा हो सके। और देखिए, देश में जब 20 लाख केस पार हुए, उसके बाद जब 20 लाख से 22 लाख केसेस हुए, तो ये केसेस सिर्फ यानी जो ये 2 लाख का नंबर बढ़ा है, ये सिर्फ 4 दिन में बढ़ा है। तो इससे आप इस तेजी का अंदाजा लगा सकते हैं कोरोना की रफ्तार का। हालांकि जब प्रधानमंत्री ने आज मुख्यमंत्रियों से बात की, दिल्ली में हालात कंट्रोल में है, रिकवरी रेट 90% से ज्यादा है, दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर है और प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया। लेकिन फिर भी हम इस बात से अभी आश्वस्त नहीं हो सकते क्योंकि देश में कोरोना के आंकड़े बहुत तेजी से बढ़े हैं। साथ मिलकर कोरोना को हराएं, भारत को विजयी बनाएं। जान है तो जहां। कोरोना का खतरा अब बेहिसाब है। अनलॉक के दौर में ये वायरस भी अनलॉक हो गया है। सरकार की चिंता बढ़ी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस महामारी से निपटने के उपायों पर फिर से बैठक की है। सबसे ज्यादा प्रभावित 10 राज्यों के सीएम के साथ पीएम ने रोकथाम के उपायों पर चर्चा की है। सभी माननीय मुख्यमंत्री जी, आज 80% एक्टिव केसेस हम जो आज मिले हैं इन 10 राज्यों में है और इसलिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इन सभी राज्यों की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। जिस तरह से कोरोना बेकाबू हो चला है वो खौफ बढ़ा रहा है। 24 घंटे में कोरोना की रफ्तार देखिए। देश भर में संक्रमण की स्थिति देखें तो 24 घंटे में 53,601 नए केस सामने आए हैं, जबकि इतने ही वक्त में 871 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही अब तक संक्रमितों की कुल संख्या 22,68,675 पहुंच चुकी है, जबकि अब तक 45,257 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लंबे समय से कोरोना के आंकड़ों में प्रतिदिन 50,000 या उससे ज्यादा इजाफा हो रहा है। हालात ये हैं कि सबसे तेजी से संक्रमित होने वाले देशों की लिस्ट में भारत पहले नंबर पर पहुंच गया है, अमेरिका दूसरे नंबर पर है, जबकि ब्राजील तीसरे नंबर पर। देश में चिंता महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों की है, जहां कोरोना की रफ्तार कम नहीं हो रही। हम सभी को ये नहीं देखना चाहिए कि कितने केसेस हो रहे हैं पूरे इंडिया में। हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि रिकवरी रेट जल्दी से जल्दी बढ़ाएं और मौतें कम से कम हो। आप केसेस को नहीं रोक सकते। इस बीमारी की प्रोफाइल ऐसी नहीं है। हाँ, आप जहां भी हो रहे हैं वहां टेस्टिंग बढ़ा दें, ट्रेसिंग बढ़ा दें, लोगों की खोज करें भाई किसके टच में आया, ताकि आगे के इन्फेक्शंस रोके जा सकें। लेकिन आप 100% नहीं रोक सकते। कोरोना के आंकड़े पहले दिल्ली को डरा रहे थे, लेकिन अब यहाँ रिकवरी रेट 90% से ज्यादा हो गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या करीब 7% रह गई है। देश में अभी भी एक्टिव केस करीब 28% हैं। करीब 70% लोग ठीक हो चुके हैं, लेकिन जरूरत है दिल्ली जैसे राज्य से सीखकर अन्य प्रभावित राज्यों में ज्यादा टेस्ट और इलाज के बेहतर इंतजाम की, ताकि हालात पर काबू पाया जा सके।
दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। अभी आपने वो खबर देखी जिसका इंतजार पूरी दुनिया को था, लेकिन अब वो खबर जिससे पूरा देश शर्मसार है और इसीलिए हम कह रहे हैं सुदीक्षा हम शर्मिंदा हैं। एक छोटे से गांव की टॉपर बिटिया हमेशा हर किसी की अच्छी बात को ग्रैब करने की कोशिश करती हूँ, जिसकी आंखों में थे बेशुमार सपने। बाकी सारी लड़कियां भी कर सकती हैं, ऐसा नहीं है। फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो बुलंदशहर से सीधे पहुंच गई अमेरिका। प्रोफेशनल वर्ल्ड में एक्सेल कैसे करना है, अपनी पर्सनालिटी को, अपने आप को इतना ग्रूम कर पाऊं। अमेरिका में पढ़ने के लिए उसे मिला था 3.8 करोड़ का वजीफा। स्कॉलरशिप मिली 3.8 करोड़ की। छुट्टियां मनाने वो घर लौटी थी। वो मामा से मिलने जा रही थी, लेकिन रास्ते में मिल गए मनचले और फिर टूट गए सारे सपने। मजनू ने ले ली टॉपर बिटिया की जान। यूपी की होनहार बेटी जिसके सपनों में माँ बाप के सपने थे, परिवार के ख्वाब थे, समाज की तमन्ना थी, लेकिन सब कुछ चूर चूर हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। बुलंदशहर में मनचलों की वजह से अमेरिका में पढ़ने वाली तेज तर्रार बेटी को जान गंवानी पड़ी है। माँ जार जार रो रही है, आंखों में गमों का सैलाब है, घर में मातम है। परिवार ने बहुत सपने संजोए थे। मैं सब चीज के लिए एक्साइटेड हूँ। डिफरेंट कल्चर के लोग जानने को मिलेंगे, लैंग्वेजेस भी सीख पाऊंगी दूसरी। लेकिन बिटिया की हादसे में मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि कुछ मनचलों की वजह से उनके अरमानों पर पानी फिर गया। यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले के डेरी स्कनर गांव की रहने वाली थी सुदीक्षा भाटी। होनहार थी, पढ़ाई में शानदार रिकॉर्ड रहा। इसी के दम पर एक कंपनी ने करोड़ों रुपए खर्च करके अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा। सुदीक्षा छुट्टियों में घर आई हुई थी। और मेरे पहनावे को मेरा चरित्र प्रमाण पत्र घोषित कर दिया। ये सच है। 20 अगस्त को अमेरिका लौटने का प्लान था, लेकिन उससे पहले ही हादसे में सुदीक्षा की मौत हो गई। सुदीक्षा की मौत से कई सवाल उठ रहे हैं। सुदीक्षा की मौत क्या मनचलों की वजह से हुई या सुदीक्षा की मौत महज एक सड़क हादसा है? सुदीक्षा की मौत सिस्टम की लापरवाही से हुई। सुदीक्षा के चाचा के मुताबिक वो अपने बेटे के स्कूल के सर्टिफिकेट को लेने के लिए बाइक से बुलंदशहर जा रहे थे। रास्ते में सुदीक्षा के मामा का घर पड़ता है, इस वजह से सुदीक्षा भी उनके साथ बाइक पर आ गई। सुदीक्षा के चाचा का इल्जाम संगीन है। उनके मुताबिक बुलेट सवार मनचले औरंगाबाद के पास रास्ते में तंग कर रहे थे। मनचले की वजह से बाइक टकराई। सुदीक्षा बाइक से छिटक कर पीछे गिर गई और उसकी मौत हो गई। तो जाते समय हमने बुलंदशहर पार करा। बुलंदशहर पार करने के पास में समथिंग, मेरे को याद नहीं है कौन सी जगह है वो, लेकिन कुछ लड़के पीछे से बुलेट बाइक पे आए और हमारे आगे पीछे वो करने लगे, कभी आगे कभी पीछे। मैंने अपनी बाइक मंदी की, उन्होंने फिर एकदम तेजी से आगे निकाली। तेजी से आगे निकालने के बाद में फिर हमने थोड़े आगे गए तो उन्होंने फिर अपनी बाइक मंदी करके पीछे की। पीछे करने के बाद में फिर एकदम वो हमसे एकदम आगे निकले। उन्होंने एकदम ब्रेक मारे। ब्रेक मारने के बाद में मैंने भी ब्रेक मारे और वो ब्रेक मार के आगे, लेकिन हम बाइक से गिर चुके थे। एक तरफ होनहार बेटी के जाने का गम तो दूसरी तरफ पुलिस का रवैया। घर वालों का कहना है कि अगर मनचले नहीं होते तो आज सुदीक्षा जिंदा होती,
लेकिन पुलिस इसे महज हादसा बता रही है। सामने से एक बुलेट मोटरसाइकिल जा रही थी। ट्रैफिक के कारण बुलेट मोटरसाइकिल ने अचानक ब्रेक लिया। ब्रेक लेने के बाद ये मोटरसाइकिल जिसमें भाई बहन थे वो जाकर के उससे टकराई और टकराने के बाद लड़की की गिरने से दुखद मृत्यु हो गई। तत्काल डेड बॉडी को पोस्टमार्टम वगैरह के लिए भेजा गया, आगे की कार्रवाई की गई। उस समय भाई ने अथवा प्रत्यक्षदर्शी किसी ने छेड़छाड़ आदि की बात नहीं बताई थी और ये बताया था कि इसी तरह से एक्सीडेंट की घटना घटित हुई है। हालांकि इस कहानी में पेच भी आ रहा है कि बाइक कौन चला रहा था। सुदीक्षा के चाचा के मुताबिक बाइक वो चला रहे थे। जिलाधिकारी के मुताबिक बाइक सुदीक्षा का भाई चला रहा था, लेकिन नाबालिग होने की वजह से इस बात को छिपाया जा रहा है। सुश्री सुदीक्षा भाटी की मौत के संबंध में कुछ लोगों द्वारा यह भ्रांति फैलाई जा रही थी कि वो अपने चाचा के साथ अपने घर से अपने मामा के यहाँ जा रहे थे, जिस दौरान कुछ लड़कों द्वारा ईव टीजिंग कर दिया गया और एक्सीडेंट हो गई और उनकी मौत हो गई। उसके संदर्भ में मौके पर उपस्थित लोगों एवं कुछ और लोग जिनके पास सच्ची जानकारी थी उनसे वार्ता की गई। इसमें पता लगा कि वह अपने छोटे भाई जो कि नाबालिग थे उनके साथ बाइक में बैठ के अपने मामा के घर जा रही थी। बाइक मैं ही चला रहा था, हम तीनों साथ में थे। बाइक तो मैं ही चला रहा था, वो बैठा था। और पुलिस इस ट्वीट को कर रही है, उस पे को पुलिस वो में जोर दबाव उस पे डाल रही है कि बाइक भाई चला रहा था या अंकल चला रहा था। कहानी में कई पेच हैं। सुदीक्षा की मौत मामले में कई सवाल हैं। इन सवालों का जवाब तफ्तीश के बाद ही मिल पाएगा, लेकिन फिलहाल तो इतना साफ है कि एक होनहार बेटी सुदीक्षा भाटी हमारे बीच नहीं है। बुलंदशहर से मुकुल शर्मा और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। बुलंदशहर में दरअसल सुदीक्षा के साथ क्या कुछ हुआ, कैसे उसकी जान गई, पुलिस की थ्योरी से एक नया मोड़ इस मामले में आ चुका है। ऐसे में आज तक ये सवाल पूछ रहा है, आपको दिखा देते हैं वो सवाल कि आखिर मंचलों की बढ़ती हिम्मत का जिम्मेदार कौन है? क्या पूरे मामले में लीपापोती की जा रही है? मामले को सड़क हादसा बताने पर क्यों पुलिस तुली हुई? लगातार पुलिस के जो बयान आ रहे हैं उससे साफ हो रहा है कि पुलिस इस मामले में लीपापोती कर रही है और मंचलों की बढ़ती हिम्मत का आखिरकार जिम्मेदार कौन है? लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या पूरे मामले में एक तरीके से बयानबाजी जो की जा रही है वो बदली क्यों जा रही है? एक गरीब परिवार और उसकी एक होनहार लड़की सुदीक्षा भाटी, बहुत सपने खुद उसके भी परिवार वालों के भी। वो अपनी मेधा की बदौलत उसके दम पर उसे 4 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप, आप समझ सकते हैं कि 4 करोड़ रुपए उसे एक कंपनी ने स्कॉलरशिप दिया और वो अमेरिका पढ़ने गई। वो कितनी मेधावान होगी ये इस बात से समझा जा सकता है। नेहा बिल्कुल, और मंचलों की वजह से आज सुदीक्षा हमारे बीच नहीं रही। सुदीक्षा की मौत किन परिस्थितियों में हुई, उसकी मौत को लेकर पुलिस और परिवार के बीच विवाद खड़ा हो गया। मीनाक्षी बिल्कुल, और इस बीच देखिए ये एक आपको हम सुदीक्षा भाटी का पुराना वीडियो भी दिखा रहे हैं जिसमें आप उसे एक नुक्कड़ नाटक करते हुए देख रहे हैं, जिसमें अपने साथियों के साथ वो इस नाटक का हिस्सा है। एक बार अपनी बेटी को बढ़ावा देकर तो देखिए, उनके साथ चल के तो देखिए, कोशिश तो करिए आखिरकार। और ये जब कहते रहते हैं ना कि माहौल खराब है, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अरे आपकी बेटियां हीरा है, हीरा, उसे तराशना आपको है, पहल आपको ही करनी पड़ेगी। एक बार कोशिश करके देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। पर कोशिश तो करिए, कोशिश करिए एक बार, बाहर निकल कर आइए अपनी सीट से। उत्तराखंड में कुदरत के कोहराम की खबर। अब सूबे में लगातार भारी बारिश हो रही है और इससे पहाड़ टूटकर सड़कों पर गिर रहे हैं। कल बागेश्वर से पहाड़ टूटने की हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। ये वीडियो दिल को दहलाने वाला है। किसी झील के पानी की तरह पहाड़ टूटकर नीचे की तरफ गिर रहा है और वहां छा जाता है सफेद धूल का गुब्बार। देखिए कैसे पहाड़ से टूटे पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े नीचे की तरफ गिर रहे हैं। पहाड़ के टूटने के इस वीडियो को देखकर लग रहा है मानो
बम फूट रहे हों। ये वीडियो उत्तराखंड के बागेश्वर के कपकोट क्षेत्र के सौंग मोनार का है। बागेश्वर के कपकोट में पिछले एक हफ्ते से मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद पहाड़ कमजोर होकर टूटने लगे हैं। कपकोट क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश अब आफत बन चुकी है। कहीं पहाड़ टूट रहे हैं तो कहीं पेड़ टूटकर गिर रहे हैं। कपकोट में 18 सड़कों में लैंडस्लाइड हुई है, जिससे 40 गांव प्रभावित हुए हैं। ग्रामीण दहशत में हैं। बागेश्वर की एक और तस्वीर देखिए। यहां भारी बारिश से सरयू का पानी प्रचंड रफ्तार के साथ बागनाथ मंदिर के पास आ चुका है। सरयू के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। सरयू नदी के अलावा गरुड़ गंगा, गोमती और छोटे छोटे नालों ने रौद्र रूप ले लिया है। भारी बारिश के साथ पहाड़ टूटने की घटना उत्तराखंड के कई इलाकों में हुई है। मसूरी के कोहलू खेत के पास की इस तस्वीर को देखिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह सड़क का पुश्ता गिर रहा है। भारी भरकम पुश्ता गिरने से मसूरी देहरादून स्टेट हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया, जिससे मसूरी आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पहाड़ का मलबा सड़कों पर आने से मसूरी देहरादून मार्ग बंद हो गया है। बड़े वाहनों के लिए सड़क 10 दिनों के लिए बंद कर दी गई है। अब हम टिहरी जिले के घनसाली की तस्वीर दिखाते हैं। ये भारत तिब्बत सीमा से सटा गंगी गांव है। इलाके में इतनी बारिश हुई कि इसने सैलाब का रूप ले लिया। उत्तराखंड के लिए ये बेहद मुश्किल भरे दिन है। आफत अभी जारी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 5 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। टिहरी गढ़वाल से गोविंद कंसवाल और मसूरी से सुनील सिलवाल के साथ दिलीप सिंह राठौड़, देहरादून, आज तक। मुंबई में गजरे बेचने वाली 55 साल की एक महिला 8 घंटे बारिश में खड़ी रही ताकि कोई इंसान खुले हुए मेनहोल में ना गिर पड़े। पिछले हफ्ते हुई मुंबई की बारिश की एक ये तस्वीर आपने जरूर देखी होगी। ये 55 साल की कांताबाई हैं। माटुंगा में फूलों के गजरे बेचती हैं। भारी बारिश में तुलसी पाइप रोड के किनारे बनाया इनका झोपड़ा बह गया था, पर इस दुख की घड़ी में भी ये अपनी जिम्मेदारी नहीं भूली। 8 घंटे बिना कुछ खाए पिए ये खुले हुए मैनहोल के पास खड़ी रही और गुजर रहे लोगों को चेताती रही ताकि कोई अनहोनी न घटे। इतने पानी में आपने पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए, बिना पानी पिए ऐसी खड़ी थी मैं, तो बाद में मेरे को ठंडी बुखार चढ़ गया, तो एक गोली मंगा के, क्रोसिंग गोली मंगा के मैं खाई थी। खा के 1 घंटा। कोविड के समय पे आपको बुखार, आपको डर नहीं लगा कांता दीदी? डरने लगा तो इंसान को तो बचा ही ना। इतनी पब्लिक जा रही है, कोई गिर जावे, कुछ हो जावे, इसके लिए मैं गटर से हिली नहीं। आप 8-9 घंटे तक नहीं। उतना पानी निकलने के बाद, पूरा पानी खलास होने के बाद गटर बंद करी, बाद में निकल के सोई में। पिछले हफ्ते 3 दिन हुई बारिश में माटुंगा रेलवे स्टेशन के पास भी कमर के ऊपर तक पानी भर गया था। इसलिए कांता के मुताबिक इसके बाद उन्हें गटर का ढक्कन हटाना पड़ा, वरना हालात और भयानक हो जाते। आसपास के लोगों ने बीएमसी और पुलिस को कॉल करके जानकारी दी, लेकिन कोई नहीं आया। इसके बाद कांता सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक लोगों को अलर्ट करने के लिए खड़ी हो गयी। उधर से हिली नहीं, कोई गिर ना जावे, इसके लिए गाड़ी सैर करते गई, फिर आधा पानी आया। बाद में एक सीनियर आया, सलाम किया, बोलता बेटा अच्छा काम कर रही है, मतलब अच्छा। फिर एक मैडम आई, फिर वो सलाम करी, बोलते अच्छा किया, फिर मेरे को छतरी दिया। मतलब आंटी मैं तो पूरी भीज गई लिए, बहुत ठंडी से एकदम वो हो गई लिए। तो इतना में पानी गिलास, पब्लिक पूरा मेरे को सलाम करते गए, सर थैंक यू, तुम बहुत मदद की है पब्लिक के लिए। मुंबई में 29 अगस्त 2017 को भारी बारिश हुई थी और एल्फिंस्टन जंक्शन पर पानी भर गया था। कुछ लोगों ने इस वजह से मेनहोल का ढक्कन खोल दिया था। डॉक्टर दीपक अमरापुरकर उस मेनहोल में गिर गए थे और 2 दिन बाद उनका शव वर्ली में समंदर के पास मिला था। कांता को वो घटना याद थी और इस तरह की घटना दोबारा ना घटे, इसलिए जब तक पानी कम ना हो
वो यहाँ से हिली नहीं। लॉकडाउन में कांता के काम को बहुत नुकसान हुआ है। इनके पति बीमार रहते हैं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी कांता के कंधे पर है। बारिश में घर के साथ इनकी थोड़ी बहुत जमा पूंजी भी बह गई। तनुश्री पांडे, मुंबई आज तक। बातचीत की गुस्ताखियों की और भारत की तैयारियों की। बिल्कुल, भारत एलएसी पर मुस्तैद है और आने वाली सर्दियों में भी ये मुस्तैदी जारी रहेगी। नेहा, बिल्कुल, सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने पार्लियामेंट्री पैनल को जानकारी देते हुए कह दिया है कि जवान डटे रहेंगे। दुश्मन बातों से समझ जाए तो ठीक, ना समझे तो होगा पावर अटैक। हिंदुस्तान तो तैयार है ईंट से ईंट बजाने को, दुश्मनों की मिट्टी पलीत करने को। मई से ही खींचा चला रहा है पूर्वी लद्दाख का विवाद। चीन के साथ कई दौर की बात भी हो चुकी है। सैन्य स्तर पर और कूटनीतिक स्तर पर भी हर तरह से देश कवायद कर रहा है कि एलओसी पर गतिरोध खत्म हो जाए। लेकिन लगता नहीं है कि चीन इतनी आसानी से बात समझेगा। तभी तो वो अपनी बातों पर अमल नहीं कर रहा। इतने दिन बीत गए फिर भी वो फिंगर 5 और 6 के बीच में पैर जमाए हुए है। सैटेलाइट तस्वीरों से इसका खुलासा हो चुका है कि चीन पेंगोंग इलाके में कई टेंट भी लगा चुका है। वहां उसके बोट भी दिखे हैं। चीन के उसी अड़ियल रुख को देखते हुए हिंदुस्तान भी पूरी तैयारी में है। खुद सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने इसकी जानकारी पार्लियामेंट्री पैनल को दी है। सूत्रों की माने तो सीडीएस रावत ने बताया है कि भारतीय सेना लंबे समय तक जारी गतिरोध के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि चीन के साथ विवाद खत्म करने की कोशिशें लगातार जारी है। जनरल रावत के मुताबिक सेना एलएसी पर लद्दाख सेक्टर में किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। आने वाली कड़ाके की सर्दी के लिए भी तैयारी की गई है। जब पूर्वी लद्दाख में -20 डिग्री से भी नीचे तापमान चला जाएगा तो उन विषम हालात में भी सेना के जवान डटे रहेंगे, क्योंकि चीन की सेना हथियारों के साथ मोर्चा जमाए हुए है। धोखेबाज चीन के रवैये को देखते हुए हमारे जवान पूरी तरह मुस्तैद हैं। साथ ही अब खास सैटेलाइट की तैनाती की भी तैयारी चल रही है। सिर्फ पूर्वी लद्दाख इलाके में चीन के 45,000 से ज्यादा जवान मौजूद हैं। वो लगातार एलएसी की यथास्थिति को बदलने की फिराक में है। इसी वजह से चीन की हरकतों पर नजर रखने के लिए 4 से 6 सैटेलाइट मिशन पर लगाए जाएंगे। सुरक्षा बलों ने सरकार के सामने 5 से 6 सैटेलाइट का प्रस्ताव रखा है। इस पर काम भी शुरू हो गया है। अगर हम लोग के पास 5-6 डेडिकेटेड सैटेलाइट्स हो जाएं जो इस पूरे इलाके को निगरानी रखते रहे रियल टाइम बेसिस पर, तो हम लोग पूरे इंटेलिजेंस रहेगा कि क्या चीन के ट्रूप्स की हरकतें हो रही हैं। जिस तरह से अभी गलवान घाटी में युद्ध अभ्यास के आड़ में तकरीबन 2000 सैनिक वो लोग वहां पर लेकर आ गए थे गलवान घाटी में। दुनिया की नजरों में चीन बुरी तरह गिर चुका है। उसकी विस्तारवादी नीतियों से पड़ोसी देश भी सतर्क है। ऐसे में अगर चीन ने छोटी सी भी गुस्ताखी की तो उसका खामियाजा उसे भुगतना होगा। मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। तो चीन पर भारत की नजर भी है और भारत पूरी तरह से तैयार भी है। चलिए अब रुक करते हैं दूसरी खबर का। बात सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी हुई सुसाइड मामले में आपको बता दें कि रिया की याचिका पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दूसरी ओर मुंबई में ईडी ने अपनी पूछताछ आज भी जारी रखी है। आज सिद्धार्थ पिठानी से सवाल जवाब हो रहा है। सुशांत की मैनेजर रही श्रुति मोदी से भी 5 घंटे तक आज पूछताछ हुई है। आपको बता दें कि श्रुति मोदी से पूछताछ खत्म हो चुकी है और सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही है, ईडी को श्रुति मोदी ने कई अहम जानकारी दी है। उन्होंने साफ बताया है कि रिया ही सुशांत से जुड़ा हर फैसला किया करती थी, हर एक चीज के बारे में, चाहे वो ट्रांजैक्शन हो, फाइनेंशियल इश्यूज हो, मैटर हो या फिर कोई दूसरा मुद्दा। सुशांत
सुसाइड केस में सुप्रीम कोर्ट में आपको एक बार फिर से बता दें कि इस वक्त सुनवाई चल रही है, जबरदस्त बहस चल रहा है। महाराष्ट्र सरकार के वकील सुप्रीम कोर्ट में दलील भी अपनी तरफ से रख रहे हैं। इधर ईडी दर्ज कर रही है सुशांत की बहन नीतू का बयान, तो परिवार वालों का बयान भी दर्ज किया जा रहा है। इस बीच आपने देखा होगा, हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से सुशांत के पिता के व्हाट्सएप मैसेजेस भी अब उन्होंने साझा किए हैं और किस तरह से वो गुहार लगाते दिख रहे हैं कि वो रिया उनके बेटे से उन्हें बात करने दे। उधर सुशांत सुसाइड मामले में रिया के वकील श्याम दीवान ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। देखिए रिपोर्ट। सुशांत पर संकट का एहसास हो गया था उनके घर वालों को, तभी तो पिता के सिंह अपने जिगर के टुकड़े के लिए दुखी थे। वो सुशांत की हर पल की जानकारी चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि सुशांत परेशान क्यों है, लेकिन वो हो नहीं सका। ऐसा करते करते महीनों बीत गए और आखिरकार सुशांत के सुसाइड के साथ ही टूट पड़ा दुखों का पहाड़। बेटे को खोने का गम अब उस बेबस पिता के मैसेज से पता चल रहा है। सुशांत के पिता ने नवंबर में ही रिया को मैसेज किए थे। तारीख थी 29 नवंबर 2019। सुशांत के पापा के सिंह ने रिया चक्रवर्ती को मैसेज भेजा था, जिसमें लिखा था कि जब तुम जान गई हो कि मैं सुशांत का पापा हूं, तो बात क्यों नहीं की? आखिर क्या बात है? फ्रेंड बनकर उसकी देखभाल और उसका इलाज करवा रही हो, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि सुशांत के बारे में सारी जानकारी मुझे भी मिले। इसलिए कॉल कर मुझे भी सारी जानकारी दो। 29 नवंबर को दोपहर 12:34 पर सुशांत के पापा ने ये मैसेज रिया को भेजा। वो इंतजार करते रहे जवाब का। बेटे की चिंता सता रही थी, लेकिन रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। अनहोनी पिता को खाई जा रही थी। वो परेशान थे कि कोई जानकारी मिले। रिया से पहले पिता के सिंह ने सुशांत की मैनेजर श्रुति मोदी को भी मैसेज किया था। अब वो मैसेज भी देख लीजिए। मैं जानता हूँ कि सुशांत के सारे काम तुम देखती हो। वो अब किस स्थिति में है, इसके लिए बात करना चाह रहा था। कल सुशांत से बात हुई थी तो उसने कहा था कि मैं बहुत परेशान हूँ। अब तुम सोचो कि एक पिता को कितनी चिंता होगी अपने बेटे के लिए, इसलिए तुमसे बात करना चाह रहा था। अब तुम बात नहीं कर रही हो तो मैं मुंबई जाना चाहता हूँ, फ्लाइट की टिकट भेज दो। श्रुति मोदी को के सिंह ने यह मैसेज भेजा था 29 नवंबर 2019 को दोपहर 12:16 पर, लेकिन श्रुति ने इस मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया था। आखिरकार सुशांत के पापा ने रिया को ठीक 18 मिनट बाद मैसेज किया था, लेकिन रिया भी खामोश रही थी। आज तक को मिले ये एक्सक्लूसिव मैसेज सुशांत के साथ हो रही साजिश का एक सच है। श्रुति मोदी को भेजे मैसेज में के सिंह साफ लिख रहे हैं कि एक दिन पहले ही फोन पर सुशांत ने उन्हें बताया था कि वो परेशान हैं। यानी सुशांत और उनके पिता में 28 नवंबर 2019 को बात हुई थी, जिसमें सुशांत ने परेशानी का जिक्र किया था। एक पिता को अपने बेटे की चिंता खाई जा रही थी। रह रहकर सुशांत की फिक्र सता रही थी, लेकिन ना तो रिया और ना ही श्रुति ने उनके मैसेज का कोई जवाब दिया। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल, आखिर रिया और श्रुति ने सुशांत के पिता को जवाब क्यों नहीं दिया? 28 नवंबर को सुशांत ने पिता से बात की, 29 नवंबर को बात क्यों नहीं हो पाई? क्या रिया और श्रुति दोनों ने जानबूझकर जवाब नहीं दिया? क्या रिया सुशांत के परिवार से कुछ छिपा रही थी? क्या सुशांत के खिलाफ कोई गहरी साजिश रची गई थी? नवंबर का ही महीना था, लगभग 18-19 तारीख थी जब तीनों बहनें गई थी मुंबई से उन्हें लाने के लिए। वहां पर उन्हें खाली हाथ आना पड़ा, क्योंकि टिकट होने के बावजूद शौविक और रिया ने समझा दिया उन्हें कि आपको यहीं पर रहना चाहिए, यहीं पर आपका देखभाल हम लोग करेंगे। और इस वजह से वो तीनों बहनों की जो कोशिश थी, जो इकट्ठा होकर वहां पर पहुंची थी, वो फेल हो गई कोशिश। उसके बाद पिता लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे। आप पहली सेंटेंस में ही पूरी कहानी समझ जाती है। जब तुम जान गई हो कि मैं उनका पापा हूं, यानी रिया चक्रवर्ती इग्नोर कर रही थी। अब यही वो परिस्थितियां हैं ना, जिसमें परिवार को लग रहा था कि जैसे उनके बेटे को मुंबई में हॉस्टेज रख लिया गया है, जैसे घेरेबंदी उसकी इस तरह से कर दी गई। पिछले साल नवंबर से लेकर सुसाइड तक सुशांत के साथ क्या हालात रहे होंगे, ये अब तक सस्पेंस है। उनके घर वाले अब अपने हर सवाल का जवाब चाहते हैं। दिल्ली से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो।
अभी सुशांत से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जो कि परिवार जानना चाहता है, सुशांत के फैंस जानना चाहते हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि राजस्थान में सचिन पायलट और गहलोत के बीच सीज फायर हो गया है। जी हां, बागी पायलट अब मान गए हैं, वो थोड़ी देर में जयपुर पहुंचने वाले हैं। नेहा, बिल्कुल, लेकिन इस बीच क्या कुछ हुआ है, क्या है इनसाइड स्टोरी जिसके चलते पायलट मान गए हैं? एक महीने से उनकी नाराजगी चल रही थी, गुस्सा चल रहा था, लेकिन पिछले 36 घंटे में क्या कुछ ऐसा बीता मीनाक्षी जिसने उसमें शांत कर दिया? नहीं, एग्जैक्टली देखिए यही बुलेटिन हम कर रहे थे जिस समय कल हमने ये खबर ब्रेक की कि मुलाकात गांधी परिवार से हो रही है और संकेत मिलने लगे थे कि अब यहां से आगे की राह कम से कम राजस्थान के लिए राजनीतिक तौर पर और सुलह की दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल ये कि जो बीते एक महीने में आरोप प्रत्यारोप हुए हैं, क्या उन्हें इस तरह से भुला दिया जाएगा? बागी पायलट कांग्रेस के कॉकपिट में लौट आए हैं। एक महीने के बाद फिर से कांग्रेस के रनवे पर लैंडिंग हो गई। सारे गिले शिकवे दूर हो गए। महीने तक गहलोत सरकार के लिए सिरदर्द बने सचिन पायलट ने घर लौटने का फैसला कर लिया है। राजनीति में कभी भी व्यक्तिगत द्वेष, ग्लानि या दुर्भावना की कोई स्थान नहीं है और मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि राजनीतिक संवाद हो, शब्दों का चयन हो, शब्दावली हो, बहुत सोच समझ के अपनी बातों को रखना चाहिए और किसी व्यक्ति की बात नहीं है, सिद्धांतों की बात है, इश्यूज की बात है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जो पायलट और गहलोत एक दूसरे को पानी पी पी कर कोस रहे थे, उनके बीच सीज फायर कैसे हुआ? क्या है पायलट के लौटने की इनसाइड स्टोरी? पायलट को गले लगाने की पटकथा कैसे लिखी गई? वैसे तो सचिन पायलट को मनाने की कोशिशें काफी दिनों से हो रही थी, लेकिन पिछले 36 घंटे में घटनाक्रम तेजी से बदला। कांग्रेस के अपने सभी विधायकों को लेकर सोमवार को सचिन पायलट राहुल के दफ्तर पहुंचे। बैठक की मुख्य सूत्रधार प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रहीं। मीटिंग में अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल भी शामिल हुए। सचिन के साथ उनके 16 समर्थक विधायक भी मौजूद रहे। करीब 2 घंटे की बैठक हुई, जिसके बाद पायलट के वापसी का रास्ता साफ हुआ। राहुल और प्रियंका गांधी ने सुलह का फॉर्मूला तैयार किया, जिसके बाद राजस्थान का संकट खत्म हो गया। इस संकट को टालने में गांधी परिवार का किरदार काफी ज्यादा रहा। राहुल गांधी ने समझौते की शर्तों पर बात मानी, जबकि प्रियंका पायलट के पक्ष में उतरी। वहीं सोनिया गांधी ने भी पार्टी में वापसी पर सहमति जताई। राहुल गांधी ने गहलोत को भी राजी किया। प्रियंका ने युवा नेताओं का पार्टी में समर्थन पर जोर दिया, जबकि सोनिया ने वरिष्ठ नेताओं से मंत्रणा के बाद फैसले पर मुहर लगाई। राजस्थान कांग्रेस में अंदरूनी कलह का दी एंड हुआ तो सीएम गहलोत के सुर नरम पड़ गए। उन्होंने कहा कि पार्टी में शांति, भाईचारा है। पूरा जोर लगा लिया बीजेपी के नेताओं ने, पूरा षड्यंत्र किया सरकार को किसी कीमत पे गिराना, हम लोगों को किसी कीमत पे गिराना है। उस माहौल के अंदर अगर हमारे एमएलए एक आदमी छोड़ के नहीं गए, एक आदमी। इतना कुछ गहलोत ने कह दिया था सचिन पायलट के लिए, तो नाराजगी दूर हुई है नहीं हुई है मीनाक्षी? गांठें अभी भी मन में बाकी रह गई। इसी को शायद राजनीति कहते हैं। लेकिन आज तक से खास बातचीत की सचिन पायलट ने, सुनिए। इस समय सचिन पायलट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन पायलट जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पार्टी में भी और राजस्थान की सरकार में भी वापस स्वागत हो गया है आपका। क्या अब सचिन पायलट दोबारा डिप्यूटी सीएम के पद पर आसीन होने वाले हैं? देखिए, हम लोगों ने, श्वेता जी, दिल्ली में आके हमारे साथियों ने कुछ मुद्दों को उठाया था और शुरू से हम लोगों ने कहा था कि हम पार्टी फोरम के अंदर जो हमें लगता है कि सरकार में काम करने के तरीके को, नेतृत्व के कुछ एक्शंस को हमको संज्ञान में लेना पड़ेगा। वो हमारा अधिकार भी है, हमारी ड्यूटी भी थी। उन मुद्दों को हमने दिल्ली में पार्टी के सामने रखा और मुझे आश्वासित किया गया है कि बहुत जल्द समयबद्ध तरीके से इन सभी समस्याओं का निराकरण भी किया जाएगा। उसके बाद क्या रोल पार्टी के अंदर निभाना है या नहीं निभाना, इसका निर्णय मैंने पार्टी के ऊपर छोड़ा है। जब जब मुझे जो दायित्व दिया है पिछले 20 सालों में, मैंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से उस दायित्व को निभाया है और मैं आज भी वो कर रहा हूँ। पद हो या ना हो, लेकिन प्रदेश की जनता के प्रति मेरा जो
एक दायित्व है, जो जिम्मेदारी है, उसको मैं हमेशा निभाता रहूंगा। जो वादे कर हम सत्ता में आए हैं उनको पूरा करना हम सबकी प्राथमिकता रहेगी। पर सचिन, ये आज की बात नहीं है, आपने इससे पहले भी यही मुद्दा उठाया है, आपने पहले भी ये चीजें उठाने की कोशिश की है कि किस तरीके से युवाओं को तरजीह, या फिर राजस्थान में क्या आपको चाहिए, ये बातें आप पहले भी करते रहे। इस बार क्या आपको अतिरिक्त कोई आश्वासन मिला है जिस कारण हम देख रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं कि अब पटाक्षेप हुआ उसका? नहीं, देखिए, पिछले 1.5 साल में सरकार का एक जिम्मेदार हिस्सा रहा और उप मुख्यमंत्री के रूप में मैंने काम भी किया, लेकिन मैंने कभी भी राजनीति को व्यक्तिगत नहीं बनाया। मैंने कभी भी, अगर मुख्यमंत्री जी भी हैं तो मेरे से उम्र में बड़े हैं, मैंने हमेशा उनका व्यक्तिगत सम्मान भी किया है, लेकिन अगर काम करने के तरीके में, कार्यशैली में, गवर्नेंस के स्ट्रक्चर्स में वो कामयाबी हमको हासिल नहीं हो रही जो जितनी अपेक्षित है, तो मैं समझता हूँ उसका इशू बनाना मेरे लिए लाजमी था। और बात सिर्फ सरकार की नहीं है, क्योंकि 5 साल जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष था राजस्थान के अंदर, तो हम मात्र 21 सीट पर सिमट गए थे 5 साल पहले, 6 साल पहले जब चुनाव हुए थे, जब अशोक जी मुख्यमंत्री थे। 21 सीटों में सिमटने के बाद जब मुझे राहुल गांधी जी ने अध्यक्ष बनाया, तो उन 5 सालों का जो संघर्ष रहा, सबको साथ लेकर हम लोग चले थे। हमने धरने दिए, प्रदर्शन किया, पदयात्राएं करी, भूख हड़ताल करी, जेलों में गए, लाठियां खाई, और तब जाके जनमानस के अंदर हम उनके दिल में उतर पाए और तब हम सरकार बनाने में कामयाब हुए। अब सरकार जब बन गई तो जिन लोगों ने भूमिका निभाई थी उन लोगों को हम दरकिनार कर देंगे। उन्होंने जो खून पसीना बहा है उसका अगर हम उनको पुरस्कार या इनाम नहीं देंगे, उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ वो मेरी जिम्मेदारी थी एज पार्टी प्रेसिडेंट, मैं उस मुद्दों को उठाऊं। इन सब इश्यूज को लेकर हमने बात रखी और कल जो हमारी मीटिंग हुई प्रियंका जी और राहुल गांधी जी के साथ, और सोनिया गांधी जी ने अब एक कमेटी बनाकर बहुत जल्द इन सारे इश्यूज को टेकअप करने का जो काम किया है, उससे लोग संतुष्ट भी हैं। और मुझे लगता है कि इसको करने से दोनों, सरकार को भी और संगठन को, दोनों को लाभ मिलेगा। चलिए, आपको हम देश का माहौल बता दें। आपको बता दें कि आज जन्माष्टमी चुकी है और इस मौके पर देश के मंदिरों में सजावट की गई है। हर कोई भगवान कृष्ण की आराधना में जुटा हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं श्रद्धा और भक्ति की एक झलक।